अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में इसका चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। चैप्टर नंबर 2 के पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज सेड डैट, ये क्यों कहा जाता है डैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम, कि ज़्यादातर जो एटम है उनके मैसेज इस कंसनट्रेटेड यानी कि मौजूद होते हैं इन इट्स न्यूक्लियस, यानी कि उसके सेंटर उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज़्यादातर एटम का जो मैस है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। तो इसके आंसर के लिए आपने ओपन करना है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर स्टूडेंट्स आप ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड डैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये डिस्कवर किया गया कि ज़्यादातर एटम का जो मैसेज है वो उनके मौजूद होता है उनके न्यूक्लियस में। रीज़न क्या है, यही तो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर हैवी पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर। इस वजह से ज़्यादातर एटम का जो मैस होता है वो उनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, डेट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स, यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है, लेकिन आगे एक लाइन और ऐड करेंगे आप इसके अंदर, इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर ये दो जो पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए, यानी कि इनके साथ एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, टुगेदर होते हैं, यानी कि बात की गई हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यही वजह है कि ज़्यादातर एटम का मैसेज जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें एक्सरसाइज में हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्राम वन अनदर, एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। इसके आंसर के लिए आपने ओपन करना है पेज नंबर 22 और 23। फ्रेंड्स जैसा कि वैसे भी हमें पता है ना कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैस नंबर डिफरेंट होता है, इस वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं, क्योंकि उनके मैस नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ से बुक से आपने आंसर कैसे करना है, पेज नंबर 22 पर यहाँ से आप करेंगे, एलिमेंट डिफर्स फ्राम एन एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके तमाम के जो बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं ना वो तमाम एटम्स के डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, जो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट के, हर एलिमेंट के फिक्स होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कार्बन का अगर हम देखें जैसे 12 6 है, ऑक्सीजन 16 18 है, तो उनकी जो यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो मैस नंबर होते हैं, जैसे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, वो फिक्स होते हैं, चेंज नहीं किए जा सकते। और इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप इस तरह करेंगे, एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होती हैं ना उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे ये देखें, अगर मैं ये लिखूँ ना कि मेरे पास ये कार्बन C12 और 6 है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये जो नीचे होता है, और इसको हम कहते हैं मैस नंबर। मैस नंबर या MN मैंने लिखा है, मैस नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं हमेशा, ये बात की गई है। उसके बाद आपने ये लाइन करनी है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक सो डैट एलिमेंट एंड द अदर एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाई बाई इट्स नंबर। जो उनके ये एटॉमिक नंबर होते हैं ये हमेशा डिफरेंट होते हैं, तमाम के यूनिक होते हैं हर एक के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखें कार्बन 12 6 है, ऑक्सीजन 16 8 है, वो फिक्स हैं इनके, तो हर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद आपने ये लाइन करनी है, एटॉमिक नंबर द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाई बाय इट्स मैस नंबर। तो मैस नंबर या फिर एटॉमिक नंबर के ज़रिए ही एटम को डिफाइन किया जाता है, इसी वजह से तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी कि तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वाई एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर, तो आंसर आप लिख सकते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, सो ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर। तो इतना सा आंसर जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया ये लिख लें, जो मैंने बुक पे लगवाया है वो लिख लें। कैसे लिखेंगे, ईच एलिमेंट, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप इसको सुने स्टूडेंट्स, ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट अपना एटॉमिक नंबर और अपना मैस नंबर रखता है, सो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, सो ईच एलिमेंट इज डिफर फ्राम अनदर एलिमेंट, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर डिफरेंट होता है हर एलिमेंट से। ये इसका मेन आंसर है।
इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ये हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ BI। ये देखिए मैंने लिखा है, इसको कहते हैं बिस्मथ, BISMUTH। बिस्मथ BI से जाहिर करते हैं। इसका अटामिक नंबर 83 और इसका मैस नंबर जो होता है ये 210 है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं। नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मैस नंबर को अटामिक नंबर में से माइनस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ माइनस किया है 210 में से 83, तो बाकी जो आ जाएंगे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। 127 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। तो जस्ट ये इसका आंसर होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे गए थे, तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रीटियम। ट्रीटियम H31 होता है, इसका मैस नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1 होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से एनर्जी इमिट हो रही होती है, यानी कि एनर्जी जो रेडिएशंस होती हैं ना, शुआएं होती हैं, वो खारिज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी कि जैसे जैसे उनके अंदर से एनर्जी निकलती जाती है ना, तो उनका एटॉमिक नंबर मैस नंबर रिड्यूस होता जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 पर है। इसकी रीज़न क्या है, वैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, देखिए रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं, निकालते हैं, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल होता है, उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है, स्टेबल नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। इस वजह से वो एनर्जी को अपने अंदर से इमिट करते हैं, हम उनको रेडियो एक्टिव कहते हैं। यहाँ पे ट्रीटियम की बात की गई है, तो आंसर आपने कैसे लिखना है, ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वही क्वेश्चन के अंदर से। उसके बाद ये बिकॉज, न्यूक्लियाई का वर्ड नहीं, न्यूक्लियस लिखना है, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस आर अनस्टेबल, उसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इट इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इमिट यानी कि एनर्जी को खारिज करना, वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएशंस की फॉर्म में खारिज करता है ये। इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, यहाँ पे SO का वर्ड जो मैंने लिखा है, सो ट्रीटियम, जिसका ये देखिए मैस नंबर 3 एटॉमिक नंबर 1 है, इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इस वजह से ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। साथ ये रीज़न भी लिख सकते हैं, इट हैज़ एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज़ इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी होता है, विच मेक इट्स अनस्टेबल, जो इसको अनस्टेबल बनाता है, तो इस वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं होता उसका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, यूरेनियम हो गई ये, इसके बाद थोरियम है, इनका क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी अपने अंदर से निकालता रहता है, इमिट करता है, खारिज करता है, इस वजह से इनको भी रेडियो एक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ से ट्रीटियम का पूछा गया, तो रीज़न क्या होगी कि इसका न्यूक्लियस ट्रीटियम का अनस्टेबल होता है, जो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता रहता है, और इस वजह से ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ट्रीटियम। या ये भी कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी होता है, जो इसके न्यूक्लियस को कभी भी स्टेबल नहीं होने देता, अनस्टेबल ही रखता है, इस वजह से ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब एब्जॉर्ब जज़ब करना, इन्वॉल्व यानी कि इमिट खारिज करना। एक एटम किस तरह अपने अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है और खारिज करता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने शॉर्ट फॉर्म में आसान सा लिखा है, ये आप करेंगे इसके अंदर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है, इट रिलीज REA है, ये REALEASE, रिलीज एनर्जी, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देता है एंड खारिज कर देता है, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाद ये है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन किसी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो एनर्जी को जज्ब करता है। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि एटम कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जज्ब करता है और खारिज करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करता है, यानी कि इमिट करता है, खारिज कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है। इसी तरह जब एटम क्या होता है कि लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तो वो एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, 5 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके ये कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन करेंगे।